स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये फर्स्ट टर्म मिड टर्म जो होता है उसका हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, ये टॉपिक ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमें कहता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है ना। कहता है एक केक के बारे में सोचो, आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो आपको चाहिए वही फ्लोर है ना, आटा, शुगर, अंडे है ना, और उसके साथ साथ एक ओवन, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सभी चीज़ें ना इनपुट है जो आप इसके अंदर लगा रहे हो किसी चीज़ को बनाने में, और जो केक निकल कर बाहर आ रहा है, जो बन रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी एक सिंपल एक फॉर्मूला बनाता है, रूल है, जो आपको ये बताता है कि कैसे आप अपना इनपुट डाल रहे हो जिससे आप मैक्सिमम अपना पॉसिबल आउटकम निकाल रहे हो। ये एक तरीके की मैजिकल रेसिपी है जो आपको एक एफिशिएंट तरीका दिखाती है जिससे आप अपना रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हो, मतलब रिसोर्स प्रोड्यूस करते हो, कुछ भी चीज़ आप बनाते हो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पता करेंगे कैसे कंपनी है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, वो कैसे लेबर और मशीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, और कैसे कैसे जो है ये प्रोसेस में बदलाव होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अगर हम पढ़ेंगे तो चीज़ें कैसे कैसे बदल जाती है। मतलब प्रोडक्शन करना शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, और प्रोडक्शन करना लॉन्ग टाइम पीरियड में, इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बात करते हैं क्या होता है। कहता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप है जिससे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम आता है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी गिवन इनपुट से। मतलब एक गिवन इनपुट है जो आपको दे रखी है, इससे आप क्या कर रहे हो, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, और मैक्सिमम बेस्ट तरीका आप ला रहे हो जिससे आप जो भी आपकी इनपुट है उससे आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम से आउटपुट निकाल सको। कहने का मतलब है कि मैं आपको एक पेज दे देता हूँ और दो चार अलग अलग टाइप के कलर दे देता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि ये आपके पास गिवन कलर और पेज है, इससे बेस्ट ड्राइंग जो आप बना सकते हो आप बनाओ। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा दैट इज योर आउटपुट, और इनपुट मैंने आपको जो दिया। तो दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में आप रिलेशन पढ़ते हो इनपुट और आउटपुट के बीच में, है ना। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन में। कैसे मैथमेटिकली आप प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे रखते हो, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L इंटू के। क्यू क्या है, क्यू आपका आउटपुट है, ठीक है ना। और एफ मतलब फंक्शन, कि किस चीज के बीच में आप रिलेशन रख रहे हो, जैसे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में ना। तो आउटपुट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, इसके अंदर आप अपना क्या डालोगे, इनपुट। ये आपकी क्वांटिटी होगी, लेबर क्या डाल रहे हो, एल जो है वो लेबर है, और के को कैपिटल कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, ध्यान रखना। के इज द कैपिटल, जो आपका एक अच्छा एक और चीज लिखी हुई है शॉर्ट में इसके अंदर, कि लेबर जो है ना आपकी वेरिएबल फैक्टर है। मतलब समझ लो, लेबर आप चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लेबर, प्रोडक्शन कम करोगे तो। लेकिन मेरे भाइयों कैपिटल जो पूंजी है, फिक्स कैपिटल जो होती है, आप उसको फिक्स फैक्टर कहा जाता है शॉर्ट रन में। मतलब कह रहा है कि जो कैपिटल है ना आपकी, ये फिक्स फैक्टर है, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो वो आपका फिक्स्ड फैक्टर है। मतलब अगर मुझे ये जो मेरे सामने कूलर रखा हुआ है, अगर मुझे 5 बच्चे भी पढ़ाने हो एक्सट्रीम गर्मी में, या से 10 बच्चे भी पढ़ाने हो, तो शॉर्ट टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो ये फिक्स्ड ही रहेगा। चाहे 5 बच्चे पढ़ाने हो तब भी उतने की कॉस्ट में कूलर आएगा, 10 बच्चे पढ़ाने हो तब भी उतने की कॉस्ट में कूलर आएगा, इस कमरे के हिसाब से। तो ये मेरा फिक्स फैक्टर का इनपुट है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे अब देखो क्या है ना, एक वर्कर लगाई, दो वर्कर लगाई, तीन वर्कर, लेकिन मशीन तो तीनों में सेम रहेगी, और इससे आपका आउटकम है। जैसे मान लो एक एक लेबर लगाया, एक मशीन है, तो फॉर एग्जांपल 50 का आउटपुट निकल रहा है। जब लेबर आप बढ़ाओगे तो आपको पता है कि मशीन तो वही है, लेकिन लेबर बढ़ाने से हो सकता है आउटपुट जो है ना शूज़ की वो ज़्यादा आ जाए। तीन और मशीन अभी भी एक है, तो हो सकता है आउटपुट और ज़्यादा आ जाए। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा इनपुट आपके वर्कर थे, और मशीन थी जो आपके इनपुट्स थे, और आउटपुट जो शूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे, वो आपके आउटपुट है। और ये टेबल दिखाती है प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपको दिखा रही है कि आपने एक मशीन एक वर्कर लगाया तो 50 का आउटपुट आया। फिर आपने दिखाया कि अगर आप दो मिलकर वर्करों को लगाते हो तो वहीं आपके 120 जूते बन जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसके कुछ की फीचर्स होते हैं। मतलब जो भी आप ऊपर पढ़ के बैठे हो ना प्रोडक्शन फंक्शन, वो कैसा होता है उसी के बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है। मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में ना एक फिजिकल जो दिखाई दे रहा है वैसा रिलेशनशिप होता है। कोई मॉनेटरी पैसे वाला रिलेशन नहीं होता, ये सिर्फ आपकी क्वांटिटी पे फोकस करता है। जैसे कि लिखा हुआ है 50 पेयर जूते के, उनके प्राइस की या वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा। मतलब ये फिजिकल चीज दिखाता है आपको। फिजिकल मतलब कितना बन रहा है,
क्वांटिटी दिखाता है एक तरीके से आपको। ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि कितना बढ़िया बन रहा है या कितना खराब बन रहा है, ये आपको दिखा रहा है, देखो ना तो उसका प्राइस बता रहा कितना सस्ता बन रहा है, ना आपको वैल्यू बता रहा, ये आपको ये बता रहा है कि इतना लेबर लगाया, इतना सारी चीज लगाई, दिस इज माय इनपुट, और इससे मेरा कितना आउटपुट बन रहा है, कितना बन रहा है, ये मैटर करता है फिजिकल। दूसरा, ये एफिशिएंसी से रिलेट करता है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा अज्यूम करता है कि प्रोड्यूसर जो है ना वो अपनी मैक्सिमम काबिलियत पर काम कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, इसीलिए आपका हाईएस्ट आउटपुट दिखाई देगा हमेशा, ठीक है ना, इसमें जो भी आप इनपुट लगा रहे हो, टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, यानी कि इसके अंदर अज्यूम करा जा रहा है क्या, कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो बेस्ट एफिशिएंसी आप लगा रहे हो। तीसरा, टाइम बाउंडेड है, मतलब एक प्रोडक्शन फंक्शन ना हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही डिपेंड करता है ना, जिसको आप दो टाइप का टाइम पीरियड कह सकते हो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, जो मैं आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसमें जनरली आप प्रोडक्शन फंक्शन दो केस में पढ़ोगे, प्रोडक्शन फंक्शन एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में, तो दो टाइप के होते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट और लॉन्ग रन में आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि जितने भी आपके इनपुट होते हैं ना छोटे समय में, वो सभी फिक्स्ड होते हैं आपके इनपुट। फिक्स्ड क्या होते हैं इसको थोड़ा और आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखना कि आपके इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, और लॉन्ग रन में आपके जितने भी इनपुट्स हैं ना वो सभी के सभी वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये फिक्स्ड का मतलब क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो कोई चीज चेंज कर सको, और फिक्स मतलब कोई चीज बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना। बाकी आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट करता है एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो आपको वही सेम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है ना। बाकी वाई डू वी यूज द प्रोडक्शन फंक्शन, हम प्रोडक्शन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन वो जस्ट एक फॉर्मूला नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी चीज है, कहता है कि वाइटल टूल प्ले करता है बिजनेस में, या आपको डीप जानकारी देता है कि कैसे आप अपने इनपुट से आउटपुट बना रहे हो और कैसे चीजें काम कर रही है। इसका मेन पर्पस हमें क्या निकालने के लिए होता है, एक तो कितना ज्यादा आउटपुट निकलेगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स डाल के, और दूसरा लोअर कॉस्ट की कोशिश करेंगे कि इतने रुपए में कब कब ज्यादा मैक्सिमम आउटकम निकल सकता है, तो ये हमारी जो कॉस्ट है वो हम कम लगाना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी बात पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बाकी क्या प्रोडक्शन फंक्शन करता है और कैसे ये हेल्पफुल रहता है, तो बेटा प्रोडक्शन फंक्शन से आपको प्रोडक्शन का लेवल पता चल जाता है ना, ये आपको ये पता लगाता है कि आपका टोटल आउटपुट कितना है या फिर कितना आ सकता है अगर आप कोई भी इनपुट में थोड़ा बदलाव कर रहे हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितना आपको बनाना है सामान, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप कितना बना, मतलब आपका टारगेट है मान लो 500 मटेरियल बनाने का, तो आप क्या होगे ना 4-5 कॉम्बिनेशन बनाओगे कि कितनी लेबर रखूं, कितना कैपिटल रखूं, इतना पैसे से मैं कितना कितना बना सकता हूँ, या फिर आप सब छोड़ो, आपसे बजट लेके बैठे हो अपना कि 500 रुपये, और 500 रुपये में मुझे बेस्ट टू बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना है बढ़िया तरीके से, तो वो आप 4-5 कॉम्बिनेशन बनाओगे, और जितने भी कॉम्बिनेशन में इनपुट और आउटपुट का रिश्ता सबसे बेस्ट नजर आएगा, तो आप वही प्रोडक्शन फंक्शन को अपना चूज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला, मिनिमाइज करना कॉस्ट रहता है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन ना हमेशा मकसद रखता है समझने में कि अलग अलग कॉम्बिनेशन रखेंगे इनपुट से, जिससे हम कितना बढ़िया लेवल का आउटपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वर्कर लगे और एक मशीन थी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी अगर आप 5 वर्कर और 2 मशीन यूज करोगे। जैसे मान लो हुआ क्या, 10 वर्कर रखे मैंने और यहाँ मैंने 5 वर्कर रखे, 10 वर्कर से एक मशीन रखी और 5 वर्करों के लिए मैंने क्या 2 मशीन रख दी, ठीक है ना। तो इसमें मेरा जो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्शन आया वो 20 यूनिट आया, और इसमें प्रोडक्शन मेरा 25 यूनिट आया, ठीक है ना। और फिर पता चला कि इसमें मेरी कॉस्ट जो है ना, वो लागत जो मेरी पूरी लग रही है, इनपुट है ना, इनपुट की कॉस्ट भी तो बनेगी, ये आउटपुट है वो बात अलग है, लेकिन इनपुट कितना, मैंने इनपुट का जो कॉस्ट डाला फॉर एग्जांपल यहाँ 1000 रुपये डाला, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 रुपये डाला, तो बताओ कौन सी टेक्निक चूज करना बढ़िया है। आप कहोगे भैया ऊपर वाली सही लग रही है, क्यों, बोले भैया यहाँ ज्यादा तो प्रोड्यूस हो रहा है पर इनपुट भी तो मैटर करेगा, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा बेटर रिलेशन दिखा रहा है वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि हम क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। आउटपुट पे नहीं, सिर्फ इस पे नहीं सोचेंगे कि ये ज्यादा आ रहा है तो यही एक्सेप्ट कर लो, नहीं, इसको करो क्योंकि ये 1000 में आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, इसमें तो आप एक तरीके से काइंड ऑफ लॉस में आ गए कि 1000 और लगाओगे, फिर आपको वही, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब अब आप बताओ कौन सा मॉडल फॉलो करो, जैसे आप कह रहे हो भैया ऊपर वाला, तो आपकी जो कॉस्ट है पर प्रोडक्ट वो कम हो जाएगी ना, कि आप 1000 रुपये में 20 माल बना रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल एक माल बना कितने का, ये तो पता लगाओ, तो आप कहोगे भैया एक माल बना 50 रुपये, इसमें एक माल कितने का बना, तो आप कहोगे भैया जरा भाग करके देख लेते हैं, 25 के पाड़े में ये जाता है भैया 8 नंबर पे 80, ठीक है ना, और ये जाता है 1 नंबर पे 80। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे एक माल हमारा 50 का बन रहा है, यहाँ पर कॉस्ट किस में मिनिमाइज होगी, ऊपर वाले में, है ना। तो समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप कहोगे कि प्रोडक्शन फंक्शन से जब हम बार बार अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं,
तो हमें पता चल जाता है कि मिनिमाइज कॉस्ट हमारी किस केस में हो रही है। इसके बाद बेस्ट यूज होता है रिसोर्स का, मतलब ये मैनेजर को ना ये पता लगाने में मदद करता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, लेबर है, मशीन है, वो एफिशिएंटली या इफेक्टिवली यूज हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि फिर अब देखो, जब आप अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे, प्लान बनाओगे कि ऐसे ऐसे टारगेट अचीव करते हैं, तो आप ये भी देखोगे कि भाई मैं ऐसे मशीन लगा रहा हूँ, ऐसे वर्कर लगा रहा हूँ, तो मेरा काम अच्छा हो रहा है ये, तो क्यों क्यों हो रहा है, क्या 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 चीज़ें सही चल रही हैं। और अगर बाय चांस मेरी जो भी चीज़ें हैं, टारगेट जो मेरे अचीव नहीं हो पा रहे हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कोई रिसोर्स का मैं बढ़िया इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो ऐसी क्या कमियां है जहाँ मैं रिसोर्स का बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो कहने का मतलब है जो आपके पास रिसोर्स है ना, जो भी आपके पास संसाधन है, इनपुट है, अगर आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हो, अगर आप बढ़िया प्रोग्राम बनाना, प्लान बनाना चाहते हो, तो आप अपने रिसोर्स का भी चाहोगे कि उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो, वेस्ट ना हो आपका संसाधन, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपकी लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है ना। बाकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ना, इसके ऊपर बात करें तो कहता है जैसे लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन ना कंपनी को प्लान करने में मदद करता है फ्यूचर में, जब आप लंबे समय का प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हो। इससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है और आउटपुट है, वो अगर कंपनी एक्सपेंड करती है तो वो सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका जो है ना कॉस्ट क्या रहेगा, ये आउटपुट क्या रहेगा, अगर कंपनी एक्सपेंड कर रही है, मतलब ज़्यादा मशीन खरीद रही हो एक बड़ा प्लांट लगाने के लिए। इससे आपका क्या होता है, ये पता लगता है कि कहाँ उन्हें अगली बार इन्वेस्ट करना चाहिए, बिजनेस आइडिया मिलता है। इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, तो बिजनेस मदद करता है कि आप जो भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो आगे जाके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वो सही तरीके से इस्तेमाल करो। बाकी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, समझते हैं। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन हमें दोनों तरीके से समझना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों। इकोनॉमिक्स में जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होते हैं, वो एक स्पेसिफिक आर नॉट डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक डेज और ईयर्स। कहता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट रन में इतने दिन या इतने सालों की बात हो रही है। कहता है ये तो एक फ्लेक्सिबिलिटी बताता है एक फर्म की, जो अपनी इनपुट को चेंज कर सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इतने टाइम तक आप इतना इनपुट रखना चाहते हो, इसके बाद आप एक टाइम बाद अपना इनपुट चेंज करोगे। तो जितने टाइम तक आप अपना इनपुट लगभग सेम रख रहे हो, दैट इज शॉर्ट रन। और एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप अपना इनपुट चेंज कर रहे हो, अपने इनपुट में बदलाव ला रहे हो, दैट इज लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक का सोच रहे हो तो लॉन्ग रन, यहाँ से यहाँ तक का ही सोच रहे हो, यानी कि आप अपने इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका शॉर्ट रन है। तो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि शॉर्ट रन मतलब छोटा समय, एक साल, आधा साल, 2 महीना। एक हो सकता है किसी का शॉर्ट रन 2 साल का हो सकता है किसी का शॉर्ट रन सिर्फ 2 महीने का ही हो सकता है किसी का शॉर्ट रन 4 साल का हो। वो तब लॉन्ग रन कन्वर्ट होगा जब वो इंसान अपने इनपुट की फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज कर रहा है, जब आपने इनपुट चेंज करा। बाकी शॉर्ट रन में होता क्या है, कहता है देखो, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके इनपुट्स, या इन्हें फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो आप लगा रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। एग्जाम्पल, लेबर और कैपिटल आप ऊपर पढ़ रहे थे, लेबर को आपने एल से लिखा था, कैपिटल को के से। उसके अलावा लैंड, लेबर है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, मतलब सब चीज़ इनपुट है आपकी। तो शॉर्ट रन की अगर मैं बात करूं, तो कह रहा है उसमें ना जितने भी प्रोडक्शन होते हैं ना फैक्टर के, मतलब जो भी आप चार फैक्टर लगा रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी फैक्टर हैं आपके, उनमें से कोई एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। फिक्स फैक्टर मतलब ऐसे इनपुट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, है ना, जैसे फैक्ट्री का मशीन, है ना, ये लंबे समय के लिए होती है। बाकी अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करें, तो ये ऐसे इनपुट है जो आप चेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद, जैसे कि लेबर या रॉ मटेरियल। तो आपके जितने भी शॉर्ट रन में आप बात करोगे, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज शॉर्ट रन, तो आप बोलना शॉर्ट रन इज दैट फैक्टर या दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच only one factor of production is fixed and other are variable. Only one factor of production is fixed and other are variable. ठीक है ना। तो यह शॉर्ट रन हो गया, बिकॉज कुछ इनपुट जो होंगे फिक्स्ड होंगे, तो इसलिए फर्म जो है ना उसकी काबिलियत होगी कि वो एडजस्ट करे टू चेंज इन डिमांड इज लिमिटेड। मतलब जो भी उसकी काबिलियत है ना डिमांड में चेंज करने का, है ना, चेंज इन डिमांड में, वो ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फैक्टर है, वो इनपुट जो है ना वो फिक्स्ड है। तो अगर आपका इनपुट फिक्स्ड है, तो आपकी जो काबिलियत है ना डिमांड को चेंज करने की या एडजस्ट करने की, वो लिमिटेड है, वो अब ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे एक बेकरी है, सडनली मान लो उसकी हाई डिमांड पड़ गई, तो हमें पता है कि वो ज़्यादा बेकर्स ले आएगी, है ना, बट क्या वो इट कांट बिल्ड अ न्यू, है ना, मतलब एक बेकरी है, डिमांड बढ़ी, तो वो ज़्यादा बेकर्स ले आएगी,
लेकिन वो नया एकदम से या एकदम से कोई ज़मीन नहीं खरीद लेगी, है ना? शॉर्ट रन में आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का सवाल आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच स्टेट दैट यू एज यू एड मोर एंड मोर वेरिएबल ऑफ फिक्स्ड इनपुट द मार्जिनल प्रोडक्ट विल इवेंचुअली डिक्रीज। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब आप आगे जाके पढ़ोगे वो शॉर्ट रन की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, जो आपको ये दिखाएगा कि अब जब आप मोर और मोर वेरिएबल इनपुट को चेंज करोगे एक फिक्स यूनिट से, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा। आप बोलोगे भैया ये वाली बात समझ नहीं आई, थोड़ी सी क्या है, तो इसको आगे जाके समझेंगे फिर से अच्छे से कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है ना? क्योंकि आगे जाके समझना ही है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तब चीजें समझ आएगी। और ये कैसे डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, मैं समझाऊंगा फिर अच्छे से। फिर बाकी अभी लॉन्ग रन पे बात करें तो जितने भी फैक्टर है ना प्रोडक्शन के, सबके सब वेरिएबल है। मतलब जो आपकी लैंड थी ना, एकदम से नहीं चेंज कर सकते या एकदम से बढ़ा नहीं सकते थे पिछले केस में बेकरी वाले में, लेकिन लॉन्ग रन में तो लंबा समय है, तो इसमें वो भी चेंज हो सकती है, फिक्स फैक्टर भी आप चेंज कर सकते हो। कह रहा है इसमें कोई भी फिक्स्ड इनपुट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फिक्स्ड इनपुट होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना? एक फर्म जो है उसके पास इनफ टाइम है कि वो अपने इनपुट को चेंज कर सके, लेकिन शॉर्ट रन में वो अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंड को चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये एक नई फैक्ट्री को बिल्ड करता है, नई मशीनरी खरीदते हो या फिर एंटर और एग्जिट कर सकते हो आप मार्केट में एंटायरली। ये पीरियड आपको अलाउ करता है फर्म को, देखो वही ना कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास टाइम बहुत सारा है ना, इसमें लॉन्ग रन में, तो आप एक नई फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हो, नई मशीन भी खरीद सकते हो, इवन बिजनेस में एंटर और एग्जिट भी कर सकते हो, तो कुछ भी बदलाव हो सकता है, ठीक है ना? कहता है ये जो पीरियड है ये अलाउ करता है फर्म को कि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले अबाउट देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट। मतलब ये पीरियड जो होता है ना, अलाउ करता है एक दुकान को कि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले, जहां पर जो भी उनका प्रोडक्शन का स्केल है, स्केल मतलब कितने कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो भी उनका स्केल है प्रोडक्शन का, जिससे वो लोएस्ट कॉस्ट ला सके, उनकी जो लागत है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा माल बने, ये काम कर सके। बाकी लॉन्ग रन में बेटा आप लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हो, जैसे आप शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, ऐसे ही आप लॉन्ग रन में, ठीक है ना, लॉन्ग रन में आप लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हो, दोनों ही पढ़ने हैं। ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन कॉलेज में आते हैं, लेकिन 11th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पक्का क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा, जो आपको ये बताएगा कैसे प्रोपोर्शनल चेंज होते हैं इनपुट और आउटपुट। मतलब देखो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल फैक्टर आपको यही बताएंगे कि कैसे कैसे इनपुट में चेंज आने से आउटपुट में चेंज आएगा। अब एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल और फिक्स फैक्टर होते क्या है। देखो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं चीज़ों को। अब देखो ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें थी, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बार बार आ रहे थे, वो समझ गए होगे बात। बाकी आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की बात करोगे तो ये एक दुकान की काबिलियत के ऊपर बात होती है कि कैसे वो अपनी क्वांटिटी को बदलती है शॉर्ट रन में या मान लो लॉन्ग रन में, जो भी है। देखो फिक्स फैक्टर तो देखो लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है, तो इसलिए फिक्स फैक्टर तो तभी समझ में आएगा ना। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की बात तो आप कब कब करोगे, छोटे छोटे टाइम में, शॉर्ट रन में। तो आपको कहता है फिक्स फैक्टर ऐसे इनपुट हैं जिसकी क्वांटिटी जो है ना वो आसानी से बदली नहीं जा सकती छोटे समय में। लॉन्ग रन में तो उसको भी बदला जा सकता है ना। बोलते हैं ये जो है ना डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे या आउटपुट पे नहीं डिपेंडेंट होते। जैसे मान लो लेबर और कैपिटल की बात कर रहा हूँ, मान लो मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, आउटपुट ज्यादा करना है, और शॉर्ट रन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना या 20 दिन, तो आप लेबर बढ़ा दोगे अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, लेकिन क्या आप कैपिटल बढ़ाओगे? कैपिटल आपकी एक ही रहेगी अगर एक है तो कैपिटल चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? आप कहोगे कैपिटल चेंज नहीं हो रही भैया। इसका मतलब कि छोटे समय में आप अपना इनपुट को बड़े आराम से चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो क्या कैपिटल चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, आपको अपनी लेबर चेंज करनी पड़ेगी छोटे समय में। तो क्या कैपिटल चेंज हो रही है आउटपुट चेंज होने से? नहीं, कैपिटल हमेशा फिक्स्ड है। इसका मतलब आउटपुट बढ़ने से क्या कैपिटल उस पर फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो इसलिए बोल रहा है ना कि जो आपका आउटपुट है उससे कैपिटल या फिक्स फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर मान लो एक फर्म जो है वो अपनी सारी प्रोडक्शन रोक दे, तो उसके पास स्टिल इट हैज टू बियर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फैक्टर। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक फर्म अपनी सारी प्रोडक्शन रोक दे, तब भी उसे कुछ कॉस्ट है जो अभी भी उसको देनी पड़ेगी। क्या? एक फैक्ट्री बिल्डिंग, एक हैवी मशीन है या एक लॉन्ग टर्म लैंड लीज ले रखी है, किराए पे आपने बहुत लंबे समय के लिए लीज पे ले रखी है, तो आपको पता है सभी फिक्स फैक्टर है।
चाहे तो फैक्ट्री की बिल्डिंग हो जाए, चाहे कोई भी हैवी मशीन हो जाए, चाहे कोई भी लंबे समय का उधारी हो जाए, लोन वाली ना जमीन उधार ले रखी हो, तो आप इसको एकदम से नहीं खरीद सकते या बिल्ड नहीं कर सकते एक बड़ी सी फैक्ट्री रातों रात प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सकते हो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, बस सिंपल समझ लो, शॉर्ट रन के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इसकी वजह से सेम रहती है, क्योंकि कैपिटल में आप कोई बदलाव नहीं ला रहे। लेकिन वहीं वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो शॉर्ट रन में बात कर लो चाहे लॉन्ग रन में, आपको पता है ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन के जो आराम से चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, जैसे जैसे प्रोडक्शन आपने बढ़ाया, ठीक है ना, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो आपको पता है कि इनकी भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, लेबर जो है, हायरिंग या फायरिंग वर्कर्स, है ना, रॉ मटेरियल, फ्लोर बेकर के लिए, या बिजली का खर्चा हो गया बेटा, ये सभी कॉमनली वेरिएबल फैक्टर है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना लागत लगेगी। अगर बेकरी जो है ज़्यादा केक बनाना चाहती है तो सिंपल सी बात है, या तो वो ज़्यादा फ्लोर खरीदेगी या ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प लेबर लाएगी, है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको जो इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन जैसे जैसे गिर रही है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या करो, वर्करों को हायर करो, लेबर हायर करो, है ना, या फिर प्रोडक्शन कम करनी है तो उन्हें हटा दो, तो हटा दो, फायर कर दो। तो अगर आउटपुट जीरो हुई तो वेरिएबल फैक्टर भी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आउटपुट जीरो है आज, तो फिक्स फैक्टर जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपने जो मशीन या ज़मीन खरीद रखी है वो आपके पास हमेशा उतने रुपए की कॉस्ट आएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट इज नॉट जीरो। कि जो भी डिस्टिंक्शंस होते हैं इन दोनों टाइप्स के फैक्टर में वो क्रूशल है शॉर्ट रन प्रोडक्शन समझने में। मतलब अगर आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर समझना चाहते हो तो ही ये दोनों फैक्टरों को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो सब क्या है, वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ, तो इसलिए दोनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्ग में सारी वेरिएबल है तो फिक्स क्यों ही पढ़ो, तो इनका डिफरेंस जब समझ में आता है ना। तो अब देखो, ऑलरेडी आप प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, मैं आपको समझा चुका हूँ। इकोनॉमिक्स में दो प्राइमरी टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा टाइम है जहां पर एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा और बाकी सभी वेरिएबल। फिक्स फैक्टर ऐसे इनपुट हैं जो रिसोर्स आराम से चेंज नहीं किए जा सकते छोटे समय में, जैसे मशीन, फैक्ट्री साइज, लैंड। वेरिएबल फैक्टर ऐसे हैं जिसको आप आराम से एडजस्ट और चेंज कर सकते हो। और इसी में आप ध्यान रखना, शॉर्ट रन के ही अंदर आप आगे जाके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, या हाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, जो आपको ये दिखाता है कि कैसे कैसे आप एक एक यूनिट बढ़ाओगे वेरिएबल इनपुट की फिक्स के साथ तो क्या क्या बदलाव आएंगे, जो आपको पूरा बताएगा, जो आप आगे जाके पढ़ोगे इस चैप्टर में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे सवाल जरूर आता है। बाकी लॉन्ग रन पे बात करें तो लॉन्ग रन में आपको पता है सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होता है। आपके पास एक आराम से टाइम है कि आप किसी को भी आराम से चेंज कर सकते हो। और लॉन्ग रन में अगर फर्म अपने आप को एक्सपेंड करती है तो वो नई मशीन खरीदती है, इवन बिजनेस भी बंद कर सकती है। तो इसका मतलब उसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो क्या रहे, फिक्स रहे, या जो भी इनपुट है वो आपके फिक्स नहीं रहते। और इसी में जो आप पढ़ते हो वो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हो, जिसे आप ज़्यादातर 11th में इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। बाकी फिर भी दोनों पढ़ के चले जाना, कब क्या सवाल आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपको बताता है कैसे प्रोपोर्शनल बदलाव आता है इनपुट और आउटपुट में, है ना, और क्या क्या चीज़ें होती है, इंक्रीज, कांस्टेंट या डिक्रीज, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे ही, हमें तो दोनों ही पढ़ने हैं। बाकी इसका जो डिस्टिंक्शन है दो फैक्टर प्रोडक्शन में, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो आपको समझाता है कि शॉर्ट रन में कैसे कैसे आप, जैसे वेरिएबल और फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स फैक्टर तो हमेशा 1 ही है और वेरिएबल आप चेंज करते आ रहे हो, 1 2 3 4। तो जैसे 1 और 1 का क्या रिलेशन है, 2 और 1 का, 3 और 1 का, 4 और 1 का, क्या क्या रिलेशन बनते जाएंगे वो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ोगे। लेकिन लॉन्ग रन में तो मेरे भाई सभी वेरिएबल हैं, ये जो एक तरफ ये चेंज हो रही है, एक तरफ दूसरा भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हो। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट समझना, प्रोडक्ट क्या होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है कि जो फर्म में प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ उससे कितना आउटपुट आया, जो भी माल बनाया उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो भी प्रोडक्शन करी उसे प्रोडक्ट। जब हम डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट को प्रोडक्ट विद इन अ कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वी ब्रेक इट डाउन इनटू 3 की मेजर्स दैट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन जब आप समझ रहे हो या प्रोडक्शन फंक्शन जब आप समझ रहे हो, तो हम प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, एक टोटल प्रोडक्ट, एक एवरेज प्रोडक्ट, एक मार्जिनल प्रोडक्ट।
भैया टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल क्वांटिटी गुड्स और सर्विस की जो एक दुकान ने बनाई इनपुट डाल के एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब सम ऑफ टोटल आउटपुट जितना भी आया एक इनपुट डाल के, जैसे कि लेबर है ना, और भी अदर इनपुट डाल के जो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक बेकर ने 5 बेकर्स का, एक बेकरी के अंदर 5 बेकर्स ने 100 लोव्स ऑफ ब्रेड एक दिन में बनाए, तो टोटल प्रोडक्ट जो बना वो 100 लोव्स बना। तो टोटल प्रोडक्ट जनरली इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप और इनपुट डालोगे। कहने का मतलब है जो भी इनपुट आप लगा रहे हो उससे एक स्पेसिफिक आउटपुट माल बन रहा है, उसी को कहोगे, जितना भी माल बन रहा है उसी को कहोगे टोटल प्रोडक्ट। और वो डिपेंड करता है कि अगर आप इनपुट बढ़ाओगे, लागत बढ़ाओगे, तो आउटपुट और बढ़ेगा। बाकी फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रोडक्ट की बेटा क्या है, बेसिक सी बात है, जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दो अपना या तो इनपुट, कोई भी इनपुट से, लेबर से, या जो भी आपका इनपुट है, या जो भी आप यूनिट बना रहे हो, ठीक है ना। जैसे आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, जितना इनपुट डाला उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। ये एक आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी बताता है कि ऑन एन एवरेज आप इतना काम कर रहे हो। टोटल प्रोडक्ट तो आपको बता रहा है टोटल कितना कमा रहे हो, लेकिन अगर उसी टोटल प्रोडक्ट को जोड़ के डिवाइड कर दोगे कितना आपका इनपुट है, तो आपका एक एवरेज प्रोडक्ट पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज इतना बना रहे हो। तो देखो आप क्या कर रहे हो, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ तो इसने इनपुट बोला है तो इनपुट लेबर रख सकते हो, और भी कुछ कॉस्ट रख सकते हो, है ना, कैपिटल ये सब रख सकते हो। बाकी फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो 100 लोव्स की जो ब्रेड के 5 बेकर के द्वारा बन रहा था, तो एवरेज प्रोडक्ट 20 लोव्स आया। कैसे? टोटल प्रोडक्ट बना 100 और कितने लोगों ने बनाया, 5 लोगों ने, तो टोटल एवरेज प्रोडक्ट टाइपिकली राइजेस, रीच अ मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। ध्यान रखना, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एक टाइम तक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर फॉल होने लगता है। फिर आ जाता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब ये आपका इनपुट है। टोटल प्रोडक्ट मतलब आउटपुट है, मान लो 100 का आउटपुट, मान लो 200 का आउटपुट, मान लो 250 का आउटपुट, मान लो, चलो 270 कर लेता हूँ, मान लो 436 का आउटपुट। तो ये टोटल आउटपुट है कि जब एक माल बना रहे हो तो टोटल 100 आउटपुट है, कि जब 2 बना रहे हो तो टोटल आउटपुट अब 200 बन रहा है, 3 बना रहे हो तो आप टोटल आउटपुट इतना। बेटा यही इनका चेंज एक एक यूनिट में कितना आ रहा है, वही मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है, कि आप एक सक्सेसिव यूनिट इनपुट की ऐड करने पे कितना ज्यादा ऐड कर पा रहे हो। जैसे एक है तो 100 है, लेकिन जब एक और बढ़ाया तो आउटपुट कितना बढ़ा, फिर एक आउटपुट और बढ़ाया तो आउटपुट कितना बढ़ा, ये मार्जिनल आउटपुट कहलाता है। एक आउटपुट और इनपुट और बढ़ाया, कितना आउटपुट बढ़ा, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो इनपुट से, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट आउटपुट नहीं इनपुट। इसमें कितना चेंज आया, इसमें कितना चेंज आया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। देखो वही लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया डिवाइड बाय लेबर में कितना चेंज आया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगले स्टेप की लेबर या टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय पुराने स्टेप का टोटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। टीपीएन n-1 है ना, बाकी ये पढ़ लेना बेटा। कहते हैं एमपी जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ज्यादा आप इनपुट या बढ़ाते जाओगे ना तो आउटपुट पे फर्क पड़ सकता है, समझ रहे हो। अब देखो एक कैलकुलेशन दिखा दी, लेबर 0 1 2 3, टोटल प्रोडक्ट दिखा दिया। अब अगर 0 लेबर है तो काम प्रोडक्शन होगी कुछ, लेकिन क्या फिक्स फैक्टर 0 हो सकता है 0 लेबर पे? नहीं, वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन 0 लेवल ऑफ इनपुट पे भी मशीन एग्जिस्ट करती है, तो उसकी कॉस्ट फिर आ जाती है कुछ ना कुछ। बाकी देखो इस केस में 0 आंसर निकलेगा। अगले केस में एक लेबर बढ़ाई, टोटल प्रोडक्ट 10 का आया तो 10, फिर अगले में एक बढ़ाया डिवाइड बाय 15, 15, एक बढ़ाया, 10 का फर्क है, कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा टॉपिक शुरू होता है, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बेटा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये बताता है कैसे आपका आउटपुट बदलेगा जब आप एक एक वेरिएबल इनपुट बदलोगे। फिक्स्ड नहीं बदल रहे, फिक्स्ड तो बदल भी नहीं सकता, एक एक इनपुट बदल रहे हो, किसका, वेरिएबल फैक्टर का, वेरिएबल वाले फैक्टर का एक एक इनपुट बदल रहे हो, जिससे आपका आउटपुट कैसे बदलेगा ये आपको दिखाता है। वो आपसे बोले कि भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करो, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इन शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर,
and no change in fixed factor. When there is a change in variable factor, when there is a change in the input of variable factor, the output, how the output changes, this shows that the relationship of law of variable proportion. यानी कि एक वेरिएबल इनपुट है, इसमें एक एक यूनिट में बदलाव करेंगे, फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उससे आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। कैसे इनपुट से आउटपुट में प्रभाव पड़ेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझो। कहता है, ये लॉ कहता है जब आप मोर और मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाओगे और फिक्स फैक्टर के साथ, मशीन के साथ, तो आउटपुट जो है शुरू में तो बढ़ेगा, और शुरू में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा शुरू में, और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। मतलब पहले 5 से 10, तो 10 से कितना बढ़ा, पिछली बार में 5 बढ़ा, तो अब 10 से 16 बढ़ेगा, यानी कि 6 बढ़ेगा। फिर अगला 16 से 25 ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब बढ़ेगा। अब 16 से 18 हो जाएगा, बढ़ा, हाँ, क्या कम बढ़ा, ज्यादा बढ़ा, कम बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट पे, और एक टाइम बाद गिरने लग जाएगा वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यही प्रोसेस को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये फिक्स फैक्टर है, आप बताओ लैंड चेंज हो रही है, सेम है, वेरिएबल फैक्टर एक एक यूनिट करके चेंज करा, ठीक है ना बेटा। अब इनके तीनों, ये देखो 3 फेज पे फोकस करना। चलो टोटल प्रोडक्ट पे बात करें, 1 1, और टोटल प्रोडक्ट मान लो 1 बन रहा है। अब मान लो 10 10 का ही था, तो 2 और 1 3 बन रहा है। फिर यहाँ मान लो 4 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 45 बन गया, 1 और 4 है, मान लो 52 बन गया। अब देखो आप इस केस में देखो, एक्सट्रीम बढ़ा, 10 से डायरेक्ट 30 हो गया, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फेज 1। इस केस में एवरेज प्रोडक्ट देखो, ये भी मार्जिनल प्रोडक्ट, तो फिर आप समझ रहे हो कितने का बदलाव, 20 का चेंज आया बेटा। एवरेज प्रोडक्ट आगे लिखा होगा, ठीक है ना, 20 का बदलाव आया, बस एक यूनिट में चेंज हुआ, 20 का बदलाव। अगर अगले में 15 का चेंज हुआ, अगले में 7 का, अगले में 0 का, ऐसे चलो। अच्छा, पहले में आप देखो इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, या मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से। लेकिन जब सेकंड फेज आता है, जैसे जैसे आप आउटपुट इनपुट बढ़ाओगे, तो ये बढ़ तो रहा है मगर डिमिनिशिंग या फिर डिक्रीजिंग रेट पे। और फिर एक टाइम पे जब आप बढ़ा रहे हो ना, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं रहा मेरे भाई, टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ ही नहीं रहा, और मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपका ये नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसलिए तीनों चीजों को बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होगा, ग्राफ रफली समझाऊं ना, 3 फेज ना ऐसे डिवाइड किए जाएंगे, ये मान लो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ये अपना टोटल प्रोडक्ट है। ऐसे समझ लो, ये मान लो फॉर एग्जांपल एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों भी इंक्रीज है। सेकंड फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, तो एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट एंड एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। और एट द एंड, अच्छा फर्स्ट पे भी लिख दें, एट द एंड ऑफ फर्स्ट फेज के एंड पे एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सॉरी एवरेज नहीं है, ये तो मार्जिनल है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड फेज टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे, क्योंकि देखो इसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होगा, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 एंड एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ थर्ड, ये जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है ये डिक्रीज तो हो रहा था, थर्ड में ये और तेजी से डिक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा और टोटल प्रोडक्ट भी फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये शुरुआती दौर है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एक्सेलरेटिंग मतलब इंक्रीजिंग रेट पे, मार्जिनल प्रोडक्ट भी अपनी यूनिट को दिखा रहा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और ये दिखा रहा है कि बेहतर और बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है इनपुट का। किस इनपुट का? फिक्स्ड इनपुट का। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में कुछ वर्कर हैं और आपने उनको फैक्ट्री में हायर करा, ठीक है ना, और अब वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो मशीन का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर कम है मेरे भाई, स्टार्टिंग में कम है ना, अभी आप बढ़ानी शुरू कर रहे हो।
जिस वजह से एक इंपॉर्टेंट इंक्रीज आ जाता है पर वर्कर के आउटपुट में। एक वर्कर ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। इसीलिए मेरे भाइयों आप स्टार्टिंग में क्या देखते हो कि जो आउटपुट निकल रहा है ना वो आपका फिक्स्ड इनपुट पे वो बढ़िया निकल रहा है, यानी कि फर्स्ट केस में इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, माइनर प्रोडक्ट भी राइज कर रहा है और एपी भी राइज कर रहा है। लेकिन जब सेकंड स्टेज में आप पहुंचते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन फ्रेज होता है ये वाला, इसमें एक सर्टेन पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट क्या होता है ना कंटिन्यू करता है बढ़ना, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है स्लोअर रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, उसकी एक एक जो एडिशनल यूनिट है ना वो अब गिरने लग गई है। मतलब जो आप पहले इंक्रीज कर रहे थे, एक एक यूनिट बढ़ा रहे थे, जैसे इस केस में आओ, जो आप एक एक केस में यूनिट बढ़ा रहे थे, ये जो जैसे बढ़ा रहे थे एक एक यूनिट, अब वो जब आप बढ़ा रहे हो ना तो वो कम बढ़ा रहे हो, यानी कि पहले जब बढ़ाई वो 15 बढ़ाई और अब कितनी बढ़ाई, सिर्फ 7 बढ़ाई। अगले में कितनी बढ़ाई, अगले में बढ़ाई ही नहीं। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने जो एडिशनल इंक्रीज करा है ना वो ज्यादा नहीं करा, वो कम करना शुरू कर दिया, है ना। यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपका आप बढ़ा तो रहे हो लेकिन कम बढ़ा रहे हो, जिस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है कि भैया मैं तो गिरने लग गया। तो इसीलिए इस वजह से अब ये क्यों हुआ, ये फिक्स फैक्टर की वजह से हुआ। उसको अब ना फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब अब उसे सारे लेबर बढ़िया तरीके से, जैसे लेबर बढ़ाई तो सारे लेबर बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इनपुट डाल रहे हो जिससे कंजेशन हो रहा है और बढ़िया इतना ज्यादा फिक्स्ड रिसोर्स का बढ़िया इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, पहले हो पा रहा था, जिस वजह से टोटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी थी तो आपने लेबर ज्यादा बढ़ाई, तो अब मशीन का पहले जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस केस में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है जब ये खत्म होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है। और एपी जो है ना वो अभी भी शुरुआत में गिर रहा है लेकिन अब धीरे धीरे फॉल करने लग रहा है। बाकी थर्ड नेगेटिव वाले में क्या हुआ, इस फाइनल केस में टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लग जाता है ये, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो तो नेगेटिव होने लग जाता है। और ये हाईली इनएफिशिएंट स्टेज है जहां पर आप ज्यादा वर्कर बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी आपका आउटपुट कम होता जा रहा है। ये किस वजह से होता है, ओवर क्राउडिंग या पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से, या फिर इंटरफेरेंस हो जाती है, वर्कर आपस में बीच में मालिक बनने लग घुसने लग जाते हैं। ओवर क्राउड हो रहा है मेरे भाई, वर्कर बढ़ाई फर्स्ट केस में तो बढ़िया इंक्रीज हुआ, सेकंड स्टेज में वर्कर बढ़ाया तो इतना ज्यादा बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ रिसोर्स का जितना पहले में हो रहा था, और थर्ड में तो और ज्यादा बढ़ाते गए तो अब आप लेबर का पैसा तो दे रहे हो लेकिन आपका टोटल आउटपुट डिजायर आउटपुट नहीं आ रहा। तो आपका जो टोटल आउटपुट प्रोडक्ट बन रहा है ना मेरे भाई वो कम बनने लग रहा है। क्यों? लेबर बढ़ाई लेकिन आउटपुट कम हो रहा है क्योंकि भरे पड़े कुछ काम ही नहीं हो रहा। इस केस में टीपी गिरने लग जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है और एपी जो है वो धीरे धीरे फॉल करने लग जाता है। ठीक है ना, समझो। ये देखो फर्स्ट केस टोटल प्रोडक्ट, फिर दूसरे में डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, थर्ड में गिरने लग गया, और अब वही मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करोगे मैक्सिमम पहुंचा, फिर गिरने लगा और फिर नेगेटिव हो गया। तीनों फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। की अजम्पशन अगर मैं बताऊं, अजम्पशन क्या होता है, कहता है टेक्नोलॉजी जो भी है ना वो सेम रहेगी, ये बात का ध्यान रखना है। यानी कि जब भी आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो आप उसका पहला अजम्पशन लिखना टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो फिक्स्ड जो भी है ना टेक्नोलॉजी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है इस पूरे एनालिसिस में। और क्रूशल अजम्पशन है ये हमारी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और सेम इनपुट में आराम से चीज़ें बना पाएगी। यानी कि बेटा अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हो सकता है भाई इनपुट उतना ही डालो और आउटपुट ज़्यादा निकल जाए, तो टेक्नोलॉजी को अज्यूम करना है कांस्टेंट। वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल, ठीक है ना, क्लियर है। और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएबल यूनिट, मतलब ये अज्यूम करा जा रहा है कि जो यूनिट है ना वेरिएबल फैक्टर की वो होमोजीनियस है। फॉर एग्जांपल जितनी भी यूनिट है ना लेबर की वो सेम क्वालिटी की है। जैसे मान लो कभी कभी होता नहीं है लेबर बढ़ाई तो दूसरी लेबर बहुत ज़्यादा तेज है, अच्छा काम कर रही है, तो ये अज्यूम करा जाएगा कि जो अपनी लेबर है ना वो अज्यूम करा जाएगा होमोजीनियस है, यानी कि जो हमारी वेरिएबल यूनिट है, जो हमारी इनपुट है, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे तो वो सेम क्वालिटी की है। अगला पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन, एनालिसिस जो है ना वो अज्यूम करता है कि जो पॉसिबल बदलाव है रेशो के बीच में वो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का ही होगा, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस आप और वर्कर जोड़ सकते हो सेम नंबर ऑफ मशीन के साथ, तो ये अज्यूम करा जा रहा है। इसका मतलब जो फैक्टर होंगे ना वो एक फिक्स रेशो में ही चेंज होंगे, और लॉ जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा अगर ये चीज आप नहीं फॉलो करोगे। अब हम बात करते हैं जो हमने 3 फेज देखे, कहता है एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा फेज 2 को ऑप्ट करेगा। तो आपसे सवाल आ सकता है कि कौन सा फेज वो चुनेगा
ये सवाल आ सकता है। तो बोलता है जो फेज 2 है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स था, सेकेंड फेज में टोटल प्रोडक्ट जब एंड होता है सेकेंड फेज, तब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे होता था और माइनर प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग जाते थे, अगर आपको याद हो। और ये एक स्टेज है जहां पर अपना ना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है एक बंदा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के साथ। लेकिन 1 और 3 में क्यों नहीं? तो एक सवाल है ना, देखो आएंगे ना सवाल, इससे सवाल बनेगा। तो फेज 1 जो था ना वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहलाता था और फेज 3 नेगेटिव वाला। एक फर्म जो है ना वो इस फेज में रुकेगी नहीं कभी भी, क्योंकि उसको अभी भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्योंकि कैसे पता है, याद है ना क्या हो रहा था, जैसे जैसे लेबर बढ़ रही थी तो लेबर कम थी, तो मशीन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो फायदा और ज्यादा होता जा रहा था, तो बंदा और कमाने के उसमें था। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो थे ना हर नए वर्कर का, वो बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब हर नया वर्कर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला रहा था पिछले वाले से, और जैसे जैसे हम वर्कर बढ़ा रहे थे तो फर्म जो थी ना वो अपना आउटपुट बढ़ा रही थी फास्टर रेट पे और इंक्रीज कर रही थी अपना टोटल प्रॉफिट। लेकिन क्या अभी हम उस पर पीक पे पहुंच गए थे? नहीं। फर्स्ट फेज में तो अभी भी एक मन में इच्छा थी कि हम पीक पे नहीं पहुंचे और बढ़ाएंगे। और फेज 3 में, अच्छा फेज 2 में क्यों फिर बढ़िया माना जा रहा है? क्योंकि फेज 2, देखो फेज 1 ऐसा है जहां बढ़े जा रहा है प्रॉफिट, फेज 2 में भी बढ़ रहा है प्रॉफिट, भले ही वो एफिशिएंसी से नहीं बढ़ रहा है जो 1 में बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन फेज 1 में आप क्यों नहीं रुक रहे? फिर फेज 2 में क्यों रुक रहे हो? फेज 1 में इसलिए लग रहा है ना क्योंकि अभी भी सब अच्छा जा रहा है, बड़ा बड़ा जा रहा है, और जब तक आपको ये लगेगा ही नहीं कि अब नुकसान होने लग रहा है, नुकसान में बढ़ रहा है, तब तक आप रुकेगा नहीं। तो रुके क्यों नहीं? तो फेज 1 में समझ रहे हो क्या सीन है। अब फेज 3 क्या है? एक फर्म जो है ना वो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी फेज 3 में, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट उस सिचुएशन में नेगेटिव पहुंच जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप नया वर्कर बढ़ा रहे हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट तो भैया कम हो रहा है। लेकिन सेकंड फेज में क्या था, जैसे जैसे आप एक वर्कर बढ़ा रहे थे तो आप किस स्टेज में थे, उसमें आपका आउटपुट आ तो रहा था पर कम आ रहा था। देखो ये इस स्टेज को पढ़ो, ये देखो माइनर प्रोडक्ट, आपने एक लेबर बढ़ाई, 7 का आउटपुट अब आपका बढ़ रहा है। फिर आपने एक और लेबर बढ़ाई 7 का, लेकिन एक स्टेज आ गई थी जब आपका 0 आउटपुट बढ़ने लग गया। यहाँ भी तो बढ़ ही रहा है ना आउटपुट, भले ही कम बढ़ रहा है, पहले ज्यादा बढ़ रहा था अब कम बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। लेकिन इस स्टेज में तो नेगेटिव ही आ गया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया? 3 फेज। तो कौन सा फेज हमेशा रैशनल प्रोड्यूसर ऑप्ट करेगा? सेकंड फेज। अच्छा रीजन क्या है भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? जैसे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, इसका रीजन क्या है, ये भी एक सवाल है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है आपके शॉर्ट रन पीरियड में, है ना। और शॉर्ट रन में क्या प्रोडक्शन का नेचर है वो बताता है, जहां पे कुछ इनपुट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, और इसमें 3 स्टेज होती है ना। और तीनों स्टेज में धीरे धीरे एफिशिएंसी बदलती जाती है, रेशो जैसे जैसे चेंज होती है इनपुट की, ठीक है ना। अब रीजन क्या है फर्स्ट वाले फेज का? तो फर्स्ट वाले फेज का रीजन क्या है? तो होता है सबसे प्राइमरी रीजन जो शुरुआत के फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न कहला रहा है, इसका रीजन क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का। जो आपकी मशीन थी, अगर आपको याद होगा, जैसे जैसे लेबर आप बढ़ा रहे थे तो आप पहले फैक्टर में या पहले फेज में अपनी रिसोर्स का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फैक्टर में थे अभी आप, ठीक है ना। इसका मतलब बिगिनिंग में जो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के जैसे फैक्ट्री और मशीन ये सब ये अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे जैसे आप कुछ और यूनिट को वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाओगे तो जो फिक्स फैक्टर है वो और ज्यादा इफेक्टिवली यूज होंगे। इसका मतलब आप और वर्कर बढ़ा सकते हो, है ना। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपका आउटपुट में आ रहा था, आप ज्यादा आउटपुट बढ़ा रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। जैसे जैसे आपने एक लेबर बढ़ाई 10 का 20 का चेंज आ रहा था, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था, यानी कि ज्यादा मशीन का बढ़िया इस्तेमाल हो रहा था एक एक लेबर बढ़ाने से। इंक्रीज एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन, आपको पता है कम नंबर वर्कर थे और एक इंसान को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा वर्कर को हायर किया जा रहा है ताकि वो स्पेशलाइज काम कर सके, इंप्रूव कर सके अपनी स्किल और प्रोडक्टिविटी। भैया सेकंड वाले का जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इसका क्या कारण है? तो देखो इसमें हम वर्कर क्यों बढ़ा रहे हैं, इनपुट क्यों बढ़ा रहे हैं? ऑप्टिमल फैक्टर प्रोपोर्शन इज डिस्टर्ब्ड। मतलब आप देख रहे हो एक आइडियल रेशो थी जो फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रखी जा रही है। एक ऐसी रेशो बनानी फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में जिसमें बढ़िया इस्तेमाल हो सके। One that optimal ratio is reached, adding more variable input disputes disrupt the balance. For example, अगर आप एक एक वर्कर बढ़ा रहे हो एक सिंगल मशीन में तो इस वजह से कंजेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और उन्हें ज्यादा अपने वेट करना पड़ रहा है अपनी टर्न के लिए, एफिशिएंसी गिरने लग रही है, ज्यादातर लोग खाली बैठने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कारण आया सेकंड फेज का। और दूसरा इम्परफेक्ट सूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है एक दूसरे के। आप क्या सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ कैपिटल उतनी रखता हूँ लेबर बढ़ाता जाता हूँ, लेबर ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा तो हो जाएगा काम,
ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है। आप सिंपली एक मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकते ज्यादा वर्कर से, और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सेम रिजल्ट आएगा। जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचोगे आपको ये लगेगा लेबर ज्यादा ऐड करने से प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, इसका मतलब आप कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपने क्या सोचा, ओ प्रोडक्शन हो रही है लेबर बढ़ाने से, ओहो प्रोडक्शन हो रही है लेबर बढ़ाने से, चलो और लेबर बढ़ाई जाए, बढ़ा दी, चलो और लेबर बढ़ाई जाए, बढ़ा दी। लेकिन एक ऐसी स्टेज में आप आने लग गए जहां आप ये महसूस कर रहे हो कि एक ही मशीन पे ज्यादा लेबर काम नहीं कर पा रही, अब मुझे और मशीन ऐड करनी पड़ेगी। तो इस केस में आप क्या महसूस कर रहे हो, आप इस केस में महसूस कर रहे हो बेटा इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया था, ये सब्सटीट्यूएबिलिटी, सब्सटीट्यूट करना। तो आप क्या देख रहे हो, आप लेबर तो ला रहे हो ज्यादा, क्यों, आप सोच रहे हो कि कैपिटल क्या बढ़ाऊंगा, लेबर बढ़ा देता हूं, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने लग गई, आपकी लेबर खाली बैठने लग गई, कह रही काम ही नहीं, जब मेरी बारी आएगी तभी तो करूंगा। तो इस प्रॉब्लम में जब आप फंसने लग गए तो आप क्या सिचुएशन कर रहे कि ये जो सब्सटीट्यूट कर रहे हो ना, आप क्या लेबर ला रहे हो कैपिटल के बदले, ये गलत है, ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट ला रहा है सिचुएशन, इससे आपको नुकसान हो रहा है। तीसरे में तो बेटा और ओवर क्राउडिंग हो गई, मतलब अब इतनी ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लिया है कि फिक्स फैक्टर तो भैया बहुत ही बुरा हाल हो गया, इतने सारे वर्कर पहुंच गए तो फैक्ट्री जो है ना फ्लोर पे, मतलब अब क्या हो गया ना, अब आपका केओस मच गया, कंफ्यूजन हो गई है और आपका आउटपुट अब कम होने लग गया। क्यों, क्योंकि जब सेकंड स्टेज में आप पहुंच गए थे तभी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी थी, थर्ड स्टेज में तो क्या हुआ ना, प्रोडक्टिविटी गिरने लगी, लेबर का खर्चा, इनपुट ज्यादा आ रहा है, इनपुट भर भर के आ रहा है, पैसा लग रहा है भर भर के, लेकिन प्रोडक्शन कम होती जा रही है क्योंकि टाइम नहीं है ना आपके पास, शॉर्ट रन में आप कितना ही कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैनेजमेंट इशू एक बहुत बड़ा रीजन है, क्यों, क्योंकि ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, समझ रहे हो, मैनेजमेंट इशू तो क्या ही एक्सप्लेन करूंगा, समझ ही गए, ठीक है ना, डिसिप्लिन ये सब चीजें नहीं चल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, जब मोर और मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर की एम्प्लॉयड हो विद अ फिक्स फैक्टर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वही सेकंड फेज है ना, क्या हो रहा था कि जब आप मोर यूनिट एक वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाओगे फिक्स फैक्टर के साथ तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो वही तो चीज है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इस सिचुएशन में जब प्रोपोर्शन आप वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का बढ़ा रहे हो तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, ठीक है ना। आप देखो इसको समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट को, इसका डायग्राम बना रखा है, देखो फिक्स फैक्टर सारे फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं 12 से 10, मतलब जैसे आपने एक और लेबर बढ़ाई तो आपका प्रोडक्ट अब वो अकेली लेबर सिर्फ 10 कर पा रही है, फिर आपने एक लेबर और बढ़ाई तो अब वो अकेला बंदा सिर्फ 8 से काम कर पा रहा है, फिर एक और लेबर बढ़ाई तो वो अकेला लेबर अब सिर्फ 6 से काम कर पा रहा है, फिर एक और लेबर बढ़ाई तो वो अकेला एडिशनल लेबर सिर्फ 4 की प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा है, जिस वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है यहाँ पे। और ये बेटा सिर्फ सेकंड केस है, सेकंड फेज है, इसलिए सिर्फ गिरता हुआ आ रहा है। अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे पूरा, अगर आप पूरा प्रॉपर डायग्राम देखोगे तो आपको पता है ये सेकंड फेज ये वाला है ना, और इस केस में देखो दिखता गिरता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसे समझ जाना, कोई दिक्कत। बाकी अपना टीपी टोटल प्रोडक्ट ऐसे बढ़ रहा है, रिलेशन पर क्या है बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खत्म है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या था, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताओ, तो आप फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, फिर अपना टोटल प्रोडक्ट दिखा देना, दिखा दिया टोटल प्रोडक्ट, इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट पता कैसा दिखाना, पहले दिखाना बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ, फिर दिखाना कम बढ़ता हुआ, और फिर नेगेटिव आता हुआ, जीरो भी दिखाना नेगेटिव भी दिखाना। अब आ जाओ इसी को दिखाओ, फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। At the end of phase 1 total product is increasing at increasing rate and marginal product is at maximum. In the second phase total product is increasing but at diminishing negative rate है ना, and marginal product start falling, and at the end of phase second total product is at maximum and MP becomes 0, and in the case of third phase टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। एपी और एमपी का रिलेशन बताओ, इसके बाद आप एवरेज प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको पता है टोटल प्रोडक्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो, पहला डैश 10 को 1 से डिवाइड करो 10, 22 को 2 से डिवाइड करो 11, 38 को 3 से डिवाइड करो 36 पे 12 बनता है 12.6 बनेगा, ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो एपी इंक्रीज हो रहा है। अगले में 4 को 45 से करेंगे कितने नंबर पे, 11.125, 5 को 50 से 10, 6 को 50 से 6 के पाड़े में 8 नंबर पे 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.66 मान लो चलो,
7 को 48 से 7 के पाड़े में 6 नंबर पे आता 42, 7 6 42, 7 6.9 के आसपास। फर्स्ट में फर्क समझ में आ रहा है, सेकेंड में देखो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, थर्ड में तो डिक्रीजिंग ही है। अच्छा आप देखो बेटा, ये ध्यान रखना इस डायग्राम से, 10 12 16 एमपी ज्यादा है एपी कम है, ध्यान रखना बेटा। 10 12 16 तो मान लो इसको हम एमपी यहां बनाते हैं, एमपी उसके बाद लगातार गिर रहा है और फिर नेगेटिव, ये हमारा एमपी बन गया, कोई दिक्कत है। अब एपी आते हैं 10 11 12, लेकिन बेटा 16 12 में फर्क है, तो 10 11 12 ऐसे ही गिर रहा है ना। उसके बाद फिर से 11 10 8, यानी कि कम गिर रहा है, कम गिर रहा है, और फिर उसके बाद और 6 गिर ही रहा है यहाँ पे एपी। इसको यहीं छोड़ देना, इसके टच मत कराना, ये बन खत्म। और क्या बनाना, बस मेरे भाइयों ये आपका तीसरा केस है, आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं मैं तीसरा। अब देखो ये तीसरा केस जो बना के दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ये आ जाओ, यही तो है बेटा, यही तो है, ये देखो, ये सेकंड फेज को देखो, ये गिर रहा है बिल्कुल जीरो हो जाएगा और वो अपना चले जा रहा है, ये देखो, है कि नहीं।